हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल कंसल्ट बाय गोविंद मिश्रा। और आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और तैयारी आप कॉन्फिडेंस के साथ करिए भी, ठीक है। और आज का ये जो लेक्चर है वो यूएनओ पर फोकस किया गया है, क्योंकि ये यूएनओ का जो टॉपिक है आपको पता है कि ये उत्तराखंड के लिए और यूपी जुडिशरी के एग्ज़ाम के प्री में ये इसमें रखा गया, इसमें क्वेश्चन पूछाता है, या फिर और भी किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम में जहाँ पे इवन चार्टर्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हमने फोकस किया है जनरल असेंबली के बारे में और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, यानी कि महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में। और इनमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, मैं आपको इसमें मेंशन मैं कर रहा हूं, आपको बताऊंगा और उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और याद कर डालिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन इस टॉपिकों पे आए हुए हैं मैंने उसमें डिस्कशन किया है। आप उसको अच्छे से देखिए और करिए। आइए स्टार्ट करते हैं यूएनओ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जनरल असेंबली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखिए, यहाँ पे है ये जनरल असेंबली, ठीक है, इसको बोलते हैं महासभा। ये देखा जाए तो वास्तव में इसका नाम ही क्या है, महासभा है। तो देखा जाए ये जितने भी यूएनओ में कानून बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, उसमें महासभा का जो है बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो महासभा के बारे में देखिए, पहली बात ये चैप्टर किस में दिया गया, चैप्टर 3 में दिया गया है। चैप्टर 3 भी पूछ देता है कि किस चैप्टर में जनरल असेंबली के बारे में प्रोविजन किया गया है। तो चैप्टर 3 में जनरल असेंबली के बारे में किया गया है। और आर्टिकल 9 से लेकर के 22 तक, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 9 से 22 तक जो है महासभा के बारे में, जनरल असेंबली के बारे में प्रावधान किया गया। तो ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन फिर में पूछे जाते हैं और आपको सावधानी के साथ पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो आप 1-2 क्वेश्चन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा चैप्टर 3 और आर्टिकल 9 से लेकर 22 तक, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा है कि महासभा को कहा जाता है कि स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे छोटी संसद है। ध्यान दीजिएगा, ये विश्व की सबसे छोटी संसद है, लघु संसद ही बोलते हैं, स्मॉल पार्लियामेंट बोलते हैं। तो ये भी प्री में पूछा जा भी सकता है, ठीक है। फिर क्या है, आप देखते हैं कि महासभा में जो है हर देश के कितने प्रतिनिधि होते हैं, कितने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो महासभा में आते हैं। तो वह 5 मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मैक्सिमम अधिकतम 5 प्रतिनिधि जो है महासभा में जो है वो नियुक्त होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो सिंगल वोट देते हैं, यानी एक वोट देने का, हर प्रतिनिधि एक वोट देता है, यानी 5 वोट जो है वो एक देश को देने का राइट होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट में दिया है आर्टिकल 15। देखिए आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि जो जनरल असेंबली है, यानी जो महासभा है, वो क्या करती है, वो एनुअल रिपोर्ट यानी कि वार्षिक रिपोर्ट किसको भेजती है, सिक्योरिटी काउंसिल को भेजती है, सुरक्षा परिषद को भेजती है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हुआ कि आर्टिकल 15 के तहत जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल को क्या करती है, एनुअल रिपोर्ट भेजती है। महासभा क्या करती है, जो है वो सुरक्षा परिषद को वार्षिक रिपोर्ट भेजती है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 15 के तहत। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आइए अगला देखिए, अब यहाँ आते हैं आर्टिकल 17 देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जनरल असेंबली क्या होती है, वो क्या करती है, वह बजट तैयार करती है। ये जो यूएनओ का बजट कौन तैयार करता है, जनरल असेंबली तैयार करती है। और उसको जो है क्या होता है, जनरल सेक्रेटरी जो क्या करता है, जो महासचिव है वो क्या करता है, एक तरीके से देखा जाए तो उसको बजट पेश करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरीके से भारतीय संसद में बजट पेश करने का दायित्व जो है वित्त मंत्री करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, उसी तरीके से जो यूएनओ में जो बजट का प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, जनरल सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है। और इस तरीके से देखा जाए तो वो वित्त मंत्री जैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा बजट जो है, जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान 1/4 जो है किसका होता है, अमेरिका का होता है। ध्यान दीजिएगा, यूएसओ का 1/4 बजट में सहयोग होता है। तो ये बहुत बड़ा बजट इसका रहता है अमेरिका का, इसलिए अमेरिका देखिए हर चीज़ में क्या करता है, उसका प्रदर्शन ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या होता है,
आर्टिकल 18 में क्या है, वोटिंग प्रोसीजर यानी चुनाव संबंधी प्रक्रिया के बारे में दिया गया है कि वोट कैसे दिया जाएगा कैसे नहीं दिया जाएगा। ये जो प्रोसीजर है वोटिंग का वो आर्टिकल 18 में दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 किसके बारे में है, ये दिया है कि जो जनरल असेंबली जो है वो क्या है, वह है सब्सिडियरी ऑर्गन्स इस्टेब्लिश करने का अधिकार है जनरल असेंबली को। महासभा क्या करती है, इसमें सहायक अंगों को नियुक्त करती है और जो सहायक अंग होते हैं जो सब्सिडियरी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करती है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 22 के तहत। तो ये सब पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एक बार और देखा जाए कि जो जनरल असेंबली है उसने क्या किया था, ये डेट याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या डेट है ये, 3 नवंबर 1950, ध्यान दीजिएगा। 3 नवंबर 1950 को महासभा ने क्या दिया, यूनिटी प्रपोजल फॉर पीस, शांति के लिए एकता प्रस्ताव महासभा के द्वारा जनरल असेंबली के द्वारा 3 नवंबर 1950 को पास किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्री के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये महासभा के बारे में बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि कितना चैप्टर है, किस आर्टिकल में है, क्या क्या कहते हैं। इसी में से 1 से 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें जो दूसरा टॉपिक है उसको शुरू करेंगे जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का जो मेन पॉइंट है उसको मैं यहाँ आपको बताऊँगा और वही आपको पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करना है और मेरा चैनल इसी पर फोकस है कि आपको वही पढ़ाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, ये किस चैप्टर में है, चैप्टर 4 में है। तो आप चैप्टर 4 को अपने नोटबुक में मार्क कर लीजिए, चैप्टर 4 को मार्क कर लीजिए। ठीक है, और किस आर्टिकल से, आर्टिकल 23 से 32, ध्यान दीजिएगा, यानी अनुच्छेद 23 से 32 तक सुरक्षा परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 23 to 32 प्रोवाइड्स अबाउट द प्रोविजन रिगार्डिंग द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, क्लियर। आर्टिकल 23 में देखिए क्या कहा गया, आर्टिकल 23 में कहा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर होंगे, 15 सदस्य होंगे सुरक्षा परिषद में, जिसमें परमानेंट 5 होंगे और टेम्परेरी 10 होंगे। यानी कि अस्थाई सदस्य जो 5 सदस्य अस्थाई होते हैं और 10 सदस्य क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। ये जो 10 सदस्य टेम्परेरी थे वो 2 साल के लिए, ध्यान दीजिए कितने सालों के लिए होते हैं, केवल 2 वर्ष के लिए, ओनली 2 ईयर्स में। हर 2 साल पे 10 नए सदस्य सुरक्षा परिषद में अपॉइंट नियुक्त होते रहते हैं। अब इन 5 परमानेंट सदस्यों में कौन कौन पता है आपको, है USA यानी अमेरिका, रसिया यानी रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ये 5 देश जो परमानेंट हैं और ये इनका जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी विषय को सुरक्षा परिषद में पास करने का। ठीक है, अब आइए देखिए, अब यहाँ पे ये भी देखना है कि इनके लिए प्रोसीजर क्या है। अगर कोई प्रोसीजर मैटर होता है, प्रक्रियात्मक मामला होता है, तो वहाँ पे कितने वोट जरूरत पड़ती है, 9 वोट्स, 9 पॉजिटिव वोटों की जरूरत पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, 9 सकारात्मक मतों की जरूरत पड़ती है। सकारात्मक वोट का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, उसमें 5 वोट पॉजिटिव वोट होना चाहिए, यानी जो 5 मेंबर हैं वो सब का पॉजिटिव होना चाहिए, किसी का नेगेटिव वोट नहीं होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव वोट कर दिए तो वो प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में पास ही नहीं हो सकता है। अभी देखिए सुरक्षा परिषद में अभी यूक्रेन का मामला चल रहा है, तो अभी इसके विषय में ये आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे फिर कह रहा है अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कोई अगर महत्वपूर्ण प्रश्न है तो उसके लिए कितना होना चाहिए, उसके लिए भी 9 वोट होना चाहिए, यानी 15 में 9 वोट मिलना चाहिए। ठीक है, और उन 9 पॉजिटिव वोट्स होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो 5 परमानेंट मेंबरों का वोट होना जरूरी है, पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर इसमें एक भी मेंबर नेगेटिव वोट देता है
तो उसे क्या कहेंगे, वीटो वोट कहेंगे, वीटो पावर कहेंगे। आइए देखते हैं वीटो वोट, वीटो पावर इसे कहते हैं। वीटो पावर का मतलब होता है, वीटो पावर कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 27 दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, जानना चाहिए समय, क्योंकि वीटो पावर कहाँ से इस्तेमाल आता है, कहाँ से प्रक्रिया दी गई है। और ये डायरेक्ट प्रक्रिया नहीं दी गई, इनडायरेक्ट दी गई। क्या कि जब कोई भी परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का निगेटिव वोट देता है, नकारात्मक वोट देता है, तो इसे वीटो पावर कहा जाता है। ठीक है, और ये वीटो पावर केवल इन 5 देशों को मिली है, ध्यान दीजिएगा, और किसी को नहीं मिली है। तो जब कोई भी दिया परमानेंट मेंबर नेगेटिव वोट देता है, उसे वीटो पावर कहते हैं, यानी वो प्रस्ताव को पारित कराना नहीं चाहता है। भारत, जब भी भारत का सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर के रूप में सदस्यता की बात हुई है, तो चाइना ने हर बार वीटो किया है, हर बार वीटो किया है, क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि हमारा देश क्या हो, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बने, परमानेंट मेंबर बने। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए देखिए, अब ये भी पूछना सकता है कि सबसे ज़्यादा वीटो पावर इस्तेमाल किस देश ने किया है, तो जाहिर सी बात है, जानिए इसको। तो सबसे ज़्यादा रसिया ने किया। कितने बार किया, 125 बार किया। 125 टाइम्स जो है इसने क्या किया है, वीटो पावर इस्तेमाल किया, रसिया। दूसरा सबसे ज़्यादा देश करने वाला यूएसए, कितना किया, 83 से अधिक किया है। और तीसरे नंबर पर है ब्रिटेन, यानी कि 32 टाइम्स से ज़्यादा किया। ये तीनों देश जो है सबसे ज़्यादा वीटो करने वाले देश कहे जाते हैं, और इनके विषय में प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद इसका ये भी जानना है कि सिक्योरिटी काउंसिल का हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी आ जाएगा प्री में, फिर आपको याद नहीं आएगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मैनहट्टन में है, मैनहट्टन। ये कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, ये यहाँ पे है मैनहट्टन में, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखते हैं कि और भी कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसके विषय में। तो अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा आर्टिकल 41 देख लीजिए। आर्टिकल 41 क्या है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। क्यों लगाएगी प्रतिबंध, इसलिए कि जो भी देश सुरक्षा परिषद के सदस्य देश हैं, अगर वो यूएन चार्टर का वायलेशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो फिर अन्य देश क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। ठीक है, कि जैसा कि रसिया के ऊपर अभी भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्योंकि उसने यूएन चार्टर के इस्तेमाल वो करते हुए वायलेशन करते हुए यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया है, इसलिए उस पर ढेर सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे अगर एयर रोक सकते हैं, जितने भी वायुयान क्षेत्र हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि हमारे एरिया से नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रेल, अगर रेल का मामला है, रेलवे विभाग भी ट्रेनें बंद की जा सकती हैं अगर जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद समुद्रिक रास्ते हैं वो सब भी बंद किए सकते हैं, और जितने भी कम्युनिकेशन हैं वो भी बंद किए जा सकते हैं। देखिए, रशिया के बहुत से कम्युनिकेशन बंद कर दिए गए हैं, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि वो यूएन चार्टर का वायलेशन करके यूक्रेन पे उसने क्या कर दिया, हमला कर दिया है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो देश नहीं मानते हैं, वो देश नहीं मानता है, लगातार आक्रमण करता रहता है, तो आर्टिकल 42 दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या करता है, वो फोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। फिर क्या करेगा, यूएनओ मेंबर के जितने देश हैं अपनी सेना को वहाँ चाहें तो भेज सकते हैं और इसको रोक सकते हैं, क्योंकि यूएनओ का मेन पर्पज ही है क्या, कि विश्व शांति की बहाली करना, और कोई देश अलग आक्रमण किया है तो उसको रोकना। तो विश्व शांति का उद्देश्य यूएनओ का, तो जाहिर सी बात ये प्रोविजन बनाए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 42 पूछता है कि किस आर्टिकल में दिया है कि सदस्य देश जो है बल का प्रयोग कर सकते हैं। और आर्टिकल 43 बहुत इंपॉर्टेंट ये भी दे रहा है कि जो मेंबर हैं उस सिक्योरिटी काउंसिल जो मेंबर हैं, यानी क्या कर सकते हैं, यूएनओ के जो मेंबर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पे अपनी सेना, अपनी आर्मी भेजने के लिए बाध्य हैं। क्यों, क्योंकि अगर देश आर्मी नहीं भेजेंगे तो उस देश को, जिसको एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, उसको कैसे बचाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 43 में सभी मेंबर देश जो है क्या करेंगे, आर्मी भेजेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आर्टिकल 51 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है
कि भाई हर देश को आत्म सुरक्षा का अधिकार है, चाहे वो इंडिविजुअली करे या कलेक्टिव करे, यानी कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से सेल्फ डिफेंस की बात की जा रही है। अगर कोई अटैक करेगा, सेल्फ डिफेंस करना ये अधिकार है। ये बात तो आप देखिए आईपीसी में भी दी हुई है। तो अब ये आपका महासभा का टॉपिक और सुरक्षा परिषद का टॉपिक कवर कर लिया। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम अगले लेक्चर में आपको जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में देंगे। आप बने रहिए, लेक्चर देखते रहिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा। और उसके साथ साथ जो है फिर और भी जो चीज़ें चार्टर में कैसे अमेंडमेंट होता है क्या, ये सब बताएंगे और आप इसको देखिए। थैंक यू।